अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। इंशाल्लाह आज हम कोशिश करते हैं कि क्रोमोसोम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर सकें, जैसा कि क्रोमोसोम का केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन की ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह शेप्स ऑफ क्रोमोसोम, होमोजेनिटी यानी होमोलोगस क्रोमोसोम। इंशाल्लाह क्रोमोसोम को आज हम डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं सिंपल इंट्रोडक्शन से क्रोमोसोम के। देखिए स्टूडेंट, क्रोमोसोम हमारे पास क्रोमोसोम्स आर थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में तब होते हैं जब सेल डिवीजन के फेज से गुजरता हो। अगर सेल इंटरफेस के पीरियड में हो, यानी एक सेल जब डिवाइड हो जाए और न्यूली डॉटर सेल बन जाए, तो न्यूली डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम जो है वो 3 थ्रेड्स की फॉर्म में होते हैं। फिर ये डॉटर सेल जब ग्रो करे और सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाए, और फिर सेल डिवीजन जब शुरू हो जाए, तो फिर ये 3 थ्रेड्स जो है, यानी क्रोमोसोम का जो 3 थ्रेड स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कंडेंस होकर थिक थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर वो अंडर द माइक्रोस्कोप इजीली देखे जा सकते हैं। तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम थिक थ्रेड्स के फॉर्म में होते हैं। इंटरफेस के पीरियड में वो 10 थ्रेड्स के फॉर्म में होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं रैंडमली इन द न्यूक्लियस। अच्छा, डिस्कवरी, क्रोमोसोम की डिस्कवरी जो है, क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग इन 1882 व्हेन ही वाज एग्जामिनिंग अ रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ सैलमेंडर्स लार्वा। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। और कब की थी? 1882 में। यानी वाल्टर फ्लेमिंग जो है वो सैलमेंडर के लार्वा के रैपिडली डिवाइडिंग सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहा था। तो उस वक्त उसने जो है एक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, और उस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम का नाम वाल्टर फ्लेमिंग ने नहीं दिया, बल्कि क्रोमोसोम का टर्म जो है इस स्ट्रक्चर के लिए किसने इस्तेमाल किया? वाल्डियर ने इस स्ट्रक्चर के लिए क्रोमोसोम का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्रोमोसोम का टर्म क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, क्रोमा का मतलब है क्रोमा का मतलब है कलर, एंड सोमा का मतलब है बॉडी। क्रोमा का मतलब है कलर, सोमा का मतलब है बॉडी। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो था, ये स्टेन को या डाई को या कलर को स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए इसको नाम दिया क्रोमोसोम। क्योंकि ये प्रोमिनेंटली या स्ट्रोंगली जो है वो स्टेन को क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी रंग लेता था स्ट्रोंगली, और प्रोमिनेंट नजर आ रहा था ड्यू टू देयर डाई आर स्टेन। दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड एज क्रोमोसोम, मतलब कलर बॉडी। बाद में स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को यानी क्रोमोसोम को लिंक किया गया विद द इनहेरिटेंस, यानी एक थ्योरी पेश की गई, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? सटन एंड बाउरी ने। सटन एंड बाउरी प्रपोज्ड क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? ट्रेट्स को या कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन पर। अच्छा स्टूडेंट, क्रोमोसोम केमिकली हमारे पास 40% डीएनए पर मुश्तमिल है। 40% डीएनए पर मुश्तमिल है, जबकि 60% हमारे पास प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। प्रोटीन्स मेनली डीएनए के क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, लेकिन मेनली हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है। अच्छा, अब ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है, ये किस तरह जो है खुद को ऑर्गेनाइज करके क्रोमोसोम बना देते हैं। देखिए स्टूडेंट, डीएनए की जो लेंथ है वो तकरीबन 5 cm है। 5 cm यानी 5 सेंटीमीटर डीएनए हमारे पास है। अब स्टूडेंट आप खुद इमेजिन करें कि 5 cm डीएनए, अगर हम इसको सेलुलर लेवल पर इमेजिन करें तो ये एक बहुत बड़ी लेंथ है। 5 cm बहुत बड़ी लेंथ है। तो ये 5 cm डीएनए टाइनी क्रोमोसोम में खुद को कैसे कॉम्पैक्ट करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, डीएनए जो है ये हमारे पास क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन को क्या करते हैं? रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आते हैं, ये हमारे पास क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। यहां पर हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है। यहां पर हमारे पास ये जो ब्लैक डॉट है जिसको डीएनए ने रेप किया है, यहां पर हमारे पास 4 टाइप्स है, जबकि 5th टाइप जो है वो यहां पर लिंकर डीएनए के अंदर है। तो यहां पर जो प्रोटीन है इसमें हमारे पास H2A, H2B और इसी तरह H3 एंड H4, ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है जो कि यहां पर मौजूद है, जिनको डीएनए ने क्या किया है? रेप्ड किया है। अच्छा, ये जो लिंकर डीएनए है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये 4, यहां पर हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स है हिस्टोन प्रोटीन के।
यानी मल्टीप्लाई बाई 2। यहां पर H2A, यहां पर इस डॉट में यानी जो ब्लैक डॉट है इसके अंदर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल H2A प्रोटीन के, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और इसी तरह 2 मॉलिक्यूल्स H2B के हैं, और इसी यहां पर जो है हमारे पास H3 हिस्टोन प्रोटीन, इसकी भी 2 मॉलिक्यूल्स है, और H4 की भी 2 मॉलिक्यूल्स है। गोया कि यहां पर हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं? 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। टोटल टाइप जो है यहां पर टोटल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल 4 है, H2A, H2B, H3 एंड H4। फिर हर टाइप की 2 मॉलिक्यूल मौजूद है, तो टोटल 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये स्ट्रक्चर जो है जिसने डीएनए को, यानी जिसको डीएनए ने रेप किया है, इस स्ट्रक्चर को हम स्टूडेंट कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम है। तो अब स्टूडेंट जो फिफ्थ हिस्टोन प्रोटीन है यानी वो हमारे पास H1 है। H1 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान ये जो डीएनए है, इस पार्ट में हमारे पास हिस्टोन 1 प्रोटीन मौजूद है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोसोम है। इसको हम ऑक्टोमर भी कहते हैं, ऑक्टोमर। यानी जो 4 प्रोटीन 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टोमर कहते हैं। फिर डीएनए जब इस ऑक्टोमर को रैप कर दे, यानी 8 मॉलिक्यूल्स को रैप कर दे, तो फिर इस स्ट्रक्चर को, यानी रैप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह स्टूडेंट डीएनए जो है ऑक्टोमर यानी 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन से रैप करते हैं, फिर आगे जाकर यहां पर और न्यूक्लियोसोम बनता है, और इसी तरह हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनता है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनता है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की जो डायमीटर है, यानी अगर हम इसकी डायमीटर को देखें, इसकी डायमीटर हमारे पास कितना है? ये 10 नैनोमीटर है। सिंगल डीएनए की जो मॉलिक्यूल है वो जो डायमीटर है उसकी 2 नैनोमीटर है, जबकि न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की जो डायमीटर है वो हमारे पास 10 नैनोमीटर है, ऑलमोस्ट डबल टू अ सिंगल डीएनए। अच्छा, तो ये क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है, और ये जो मॉडल है इसको हम ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। अच्छा, अब स्टूडेंट ये डीएनए जो है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो अब जब हिस्टोन प्रोटीन को रैप करते हैं तो क्या ये फ्लेट बन जाते हैं, या इसी हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हुए हिस्टोन प्रोटीन को रैप करते हैं? तो स्टूडेंट डीएनए जो है ये फ्लेट नहीं हो जाता, बल्कि इसी हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हुए हिस्टोन प्रोटीन को क्या करते हैं? रैप करते हैं, जिस तरह आप इस इमेज में देख सकते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या होता है इसके बाद होता यह है कि ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जो है ये खुद को कोइल करते हैं, यानी लूप्स बनाते हैं या टर्न्स बनाते हैं, जहां पर न्यूक्लियोसोम इस तरह आपको नजर आएंगे। फिर ये लूप्स जो है, अब इस लूप्स की जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या है? 30 नैनोमीटर है, 30 नैनोमीटर है। और फिर ये लूप जो है, यानी ये जो सोलिनॉइड शेप है, यानी क्रोमोसोम जब इस शक्ल में आ जाए, क्रोमेटिन मटेरियल, तो अब इसको हम कहते हैं सोलिनॉइड मॉडल और सोलिनॉइड शेप इसको हम कह सकते हैं। ये जो शेप आपको नजर सोलिनॉइड, सोलिनॉइड शेप। स्टूडेंट जब क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल सोलिनॉइड शेप में हो तो उसकी डायमीटर 30 नैनोमीटर होती है। अच्छा, फिर स्टूडेंट ये आगे जाकर मजीद जो है सुपर कोयल करते हैं खुद को, और फिर जो है इसकी डायमीटर और बढ़ जाती है अप टू 300 नैनोमीटर। फिर जब फाइनली क्रोमोसोम बनता है जिसको हम एक्चुअल क्रोमोसोम कहते हैं, तो फिर वो हमारे पास 700 नैनोमीटर उसकी थिकनेस होती है, 700 नैनोमीटर। तो फाइनली हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब स्टूडेंट देखें, ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आता है, ये स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एक सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, यानी सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में हमारे पास सिर्फ एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। हमने ये क्रोमोसोम तो एक हाइपोथेटिकल मेथड से बनाया, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया। वैसे ये तो एक खास मैकेनिज्म के जरिए होते हैं, बहुत से मराहिल से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन गुजरते हैं और फाइनली ये स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन हमने तो हाइपोथेटिकली ये स्ट्रक्चर बनाया। अच्छा, तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है? सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो चूंकि हमने सिंगल डीएनए से ये क्रोमोसोम बनाया, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है।
अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्रोमोसोम की शेप्स पर बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इसलिए है कि यहां पर हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, सिंगल अमाउंट ऑफ डीएनए है। यानी यहां पर जो है डीएनए की मॉलिक्यूल क्या है, सिंगल डीएनए है। तो ये हमारे पास सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। एक हमारे पास डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है और एक सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास डीएनए की जो अमाउंट है वो 2 कैपिटल एन है। यानी यहां पर हमारे पास 1 कैपिटल एन है। कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए को। तो यहां पर 1 कैपिटल एन है, दैट मीन्स दैट यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए सिंगल मॉलिक्यूल है। जबकि डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में हमारे पास क्या होते हैं कि वहां पर 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी वहां पर 1 कैपिटल एन के बजाय वहां पर 2 कैपिटल एन होते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। और इसकी सेंट्रोमियर कहां पर है, मिडिल पर है, बिल्कुल मिडिल पर है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंट्रोमियर से लेकर यहां तक ये हमारे पास की आर्म है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्यों आर्म है। यहां पर स्टूडेंट एक मिसकंसेप्ट रखते हैं, और वो मिसकंसेप्ट ये है कि वो ये समझते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रोमियर है, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास अलग क्रोमेटेड है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास अलग क्रोमेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास क्या है, सिंगल क्रोमेटेड है। और हर क्रोमेटेड के अंदर हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास एक ही क्रोमोसोम है। ये अलग अलग क्रोमेटेड नहीं है, बल्कि ये अलग अलग आर्म है। यानी ये पी आर्म है, ये हमारे पास पी आर्म है, और ये हमारे पास क्यू आर्म है। अच्छा, अब शेप्स ऑफ क्रोमोसोम स्टूडेंट इसी सेंट्रोमियर की बुनियाद पर डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज इसका सेंट्रोमियर जो है वो मिडल पर है। तो अगर ये क्रोमोसोम जो है खुद को डुप्लीकेट कर दे, यानी इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जब डीएनए इसका रिप्लिकेट हो जाए, डीएनए की जब रिप्लिकेशन हो जाए, तो ये क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा। डबल स्ट्रक्चर, अब इसका डबल स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो अब शेप्स ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं कि सिंगल स्ट्रक्चर का शेप कैसे किस तरह होगा, और डबल स्ट्रक्चर का किस तरह होगा। देखिए स्टूडेंट, हमने यहां पर जो क्रोमोसोम बनाया था वो इस तरह था कि उसका जो सेंट्रोमियर है वो कहां पर है, सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल पर है, मिडल पर। और इसके अंदर हमारे पास सिंगल स्ट्रक्चर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट देखें, सेंट्रोमियर की बुनियाद पर इनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी इनके क्रोमोसोम के टाइप्स बना सकते हैं। जब सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल पर हो तो ऐसे क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, मेटा सेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। यानी यहां पर जो है अमाउंट ऑफ डीएनए वो हमारे पास क्या है, 1 कैपिटल एन। अब ये क्रोमोसोम जब खुद को रिप्लिकेट कर दें तो इसका स्ट्रक्चर जो है डबल स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए, सेंट्रोमियर कहां पर है, सेंट्रोमियर स्टिल मिडल पर मौजूद है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट अब अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल है। अब देखिए स्टूडेंट, सिंगल स्ट्रक्चर और डबल स्ट्रक्चर में फर्क क्या है। सिंगल स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, और इसी तरह एक ही क्रोमेटेड है, ये एक ही क्रोमेटेड है, और इसके अंदर सिंगल अमाउंट ऑफ डीएनए है। यहां पर डबल स्ट्रक्चर में देखिए स्टूडेंट, डबल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, 2 क्रोमेटिड्स है, 2 क्रोमेटिड्स है, और अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, 2 कैपिटल एन है। यहां पर सिंगल कैपिटल एन, और यहां पर 2 कैपिटल एन है। तो स्टूडेंट, जब सेंट्रोमियर मिडिल पर हो तो इसका डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इस तरह बनता है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। अब स्टूडेंट, अगर ये सेंट्रोमियर हमारे पास नियर द एंड हो, यहां पर हो, नियर द एंड, तो इसका डबल स्ट्रक्चर किस तरह होगा। यहां हमारा इसका डबल स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह होगा। ये है हमारे पास स्टूडेंट का डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम।
ये है हमारे पास स्टूडेंट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम स्टूडेंट ये वो क्रोमोसोम है जिसका सेंट्रोमियर एंड के करीब हो, बिल्कुल एंड पर नहीं हो बल्कि कहां पर हो, एंड के करीब हो। तो फिर उसका डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इस तरह बनेगा जिसके पी आर्म्स जो है, यानी ये वाली जो आर्म्स है ऊपर सेंट्रोमियर के ऊपर जो 2 आर्म्स है छोटे छोटे, ये हमारे पास शार्टर होंगे। पी आर्म्स क्या होंगे स्टूडेंट? शार्टर होंगे। जबकि क्यों आर्म जो है, क्यों आर्म्स ये हमारे पास लॉन्गर होंगे। ये आर्म लॉन्गर है और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? शॉर्ट है। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए 1 कैपिटल एन, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, ये हमारे पास डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, तो यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो कैपिटल 2 कैपिटल एन होगा। अच्छा, इस तरह स्टूडेंट हमारे पास एक और टाइप है सेंट्रोमियर की बुनियाद पर, और वो ये कि जब सेंट्रोमियर हमारे पास बिल्कुल एट द एंड हो, यहां पर हो, ये हमारे पास अब क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज 1 कैपिटल एन। अमाउंट ऑफ डीएनए इज 1 कैपिटल एन। जब ये क्रोमोसोम खुद को रिप्लिकेट कर दे, यानी अपनी डीएनए को क्या कर दे? रिप्लिकेट कर दे, तो फिर ये क्रोमोसोम जो है हमारे पास इस तरह होगा। वी शेप क्रोमोसोम होगा। सेंट्रोमियर कहां है? सेंट्रोमियर टिप पर है। ये क्या है? ये भी सिंगल स्ट्रक्चर डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। सिंगल क्रोमोसोम है लेकिन स्टूडेंट डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। स्ट्रक्चर डबल है, बाकी एक ही क्रोमोसोम है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है? थीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास है थीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी सेंट्रोमियर कहां पर है? सेंट्रोमियर हमारे पास एंड पर है। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर एक और पॉइंट भी ज़हन नशीन कर ले, और वो ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है स्टूडेंट, वो हमारे पास नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पर डिपेंड करते हैं। अगर सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम भी एक होगा। अगर सेंट्रोमियर मोर देन 1 है तो फिर क्रोमोसोम भी मोर देन 1 होंगे। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतनी ही क्रोमोसोम भी होंगे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर सेंट्रोमियर एक है, 1 सेंट्रोमियर, सो दिस इज 1 क्रोमोसोम। यहां पर सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर सिंगल सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम भी क्या है? सिंगल है, यानी 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमोसोम। इसी तरह यहां पर भी 1 सेंट्रोमियर, सो दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज आल्सो अ सिंगल क्रोमोसोम बट डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। इसका स्ट्रक्चर डबल है, बाकी क्या है स्टूडेंट? क्रोमोसोम एक ही है। अब यहां पर एक और पॉइंट कि ये जो डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, इसके अंदर जो डीएनए है, यानी ये डीएनए मॉलिक्यूल और ये डीएनए मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या है? ये दोनों आइडेंटिकल कॉपी है एक दूसरे के। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, यानी जो जीन्स यहां पर मौजूद है वो जीन्स यहां पर भी मौजूद है। बिल्कुल सेम जेनेटिक मटेरियल है। और सेम जेनेटिक का मतलब यह है कि स्टूडेंट, अगर यहां पर हमारे पास एक जीन है यहां पर, तो यहां पर भी जो है क्या होगा? एक जीन होगा। अब ये जीन अगर हेयर के कलर को, यानी जो हेयर है अगर इसके कलर को डिटरमाइन करते हैं ये वाला जीन, तो ये वाला जीन भी क्या करेगा? हेयर के कलर को डिटरमाइन करेगा। और फिर हेयर कलर भी डिफरेंट होते हैं, तो अगर ये वाला जीन जो है हेयर के कलर को ब्लैक डिटरमाइन करता है, तो ये वाला जीन भी क्या करेगा? ये भी हेयर के कलर को ब्लैक ही डिटरमाइन करेगा। ये क्या है? ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम जीन्स एंड सेम लोकेशन ऑफ द जीन्स। विद एवरी रिस्पेक्ट दीज 2 मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए आर आइडेंटिकल। ओके, और ये जो क्रोमेटिड है, यानी ये क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, ये दोनों क्रोमेटिड जो है हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या? सिस्टर क्रोमेटिड। ये हमारे पास क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स है। और अगर हम ये क्रोमेटिड लें, ये क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड, तो फिर ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड क्या है? नॉन सिस्टर है, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये दो जो है ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है।
तो देखिए स्टूडेंट, क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास जब क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होता है तो वो फिनोमिना हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान होता है। यानी इस तरह नहीं है कि ये क्रोमोसोम इसके साथ क्या कर दे, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर दे, बल्कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड क्या करेगा, मटेरियल को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या करते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अच्छा, अब सेंट्रोमियर की बुनियाद पर लास्ट जो टाइप है क्रोमोसोम का, वो है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये स्टूडेंट वो क्रोमोसोम है जिसका सेंट्रोमियर जो है वो स्लाइटली क्या हो, अवे हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रोमेटिड। देखिए ये हमारे पास एक सिंगल स्ट्रक्चर है, सेंटर इसका ये है, तकरीबन सेंटर इसका ये बनता है, लेकिन सेंट्रोमियर कहां पर है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, यहां पर है। तो इसका डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम किस तरह होगा, इसका डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इस तरह बनेगा स्टूडेंट। ये है स्टूडेंट इसका डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमियर कहां पर है, सेंट्रोमियर यहां पर है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर पर होता तो फिर यहां पर होता, लेकिन स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, सो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये हमारे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अच्छा, अब स्टूडेंट एक टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर हम डिफरेंट पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, यानी एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे क्रोमोसोम का और फिर वहां पर डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास एक टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब यहां पर हम डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, टू क्रोमेटिड्स को, यानी सिंगल क्रोमोसोम की टू क्रोमेटिड्स को क्या करते हैं, आपस में होल्ड रखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कंप्लीट एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम है लेकिन डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, या डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम को हम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। और इसी तरह इसको हम क्रोमोसोम विद टू क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टू क्रोमेटिड्स है। सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में हमारे पास एक ही क्रोमेटिड होता है। तो सेंट्रोमियर का फंक्शन ये है कि इन टू क्रोमेटिड्स को क्या करते हैं, आपस में होल्ड रखते हैं। क्योंकि सेंट्रोमियर में हमारे पास एक प्रोटीन मौजूद है जिसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं और सेल डिवीजन के दौरान इसी क्रोमोसोम को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इन टू पार्ट्स, और फिर हर पार्ट जो है सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में। अच्छा, तो ये है हमारे पास सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है स्टूडेंट, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये हमारे पास हर क्रोमोसोम में नहीं होता, बल्कि जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उनमें पाया जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। इसका सेंट्रोमियर जो है वो लेट्स सपोज एंड के करीब है, तो इन क्रोमोसोम में हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये स्टूडेंट हमारे पास एक नेरो रीजन होता है क्रोमोसोम के ऊपर। ये हमारे पास सेंट्रोमियर, यहां पर एक और रीजन होता है इस तरह, ये रीजन जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है,
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यहां पर जो है स्टूडेंट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जीन्स मौजूद होते हैं फॉर द राइबोसोमल आरएनए, यानी ऐसे जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है कि यहां पर हमारे पास मौजूद होते हैं नंबर 1 जीन्स फॉर राइबोसोमल आरएनए, जीन्स फॉर राइबोसोमल आरएनए, यानी ऐसे जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन कैसे करता है, देखिए राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिल जाता है, इससे हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा सुनो, दूसरा रीजन जो है वो हमारे पास है सेटेलाइट डीएनए का, सेटेलाइट डीएनए। देखिए स्टूडेंट, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसके बाद हमारे पास एक और नोब की तरह स्ट्रक्चर मिलता है इस तरह। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टूडेंट सेटेलाइट डीएनए, सेटेलाइट डीएनए। ये स्टूडेंट हमारे पास सेटेलाइट डीएनए, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाले जो पार्ट है इसको हम सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। यानी ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये क्या करता है, सेटेलाइट डीएनए को क्रोमोसोम के पार्ट से क्या करता है, सेपरेट करता है। यानी ये पार्ट जो है ये क्या है, हमारे पास सेटेलाइट डीएनए है। और सेटेलाइट डीएनए जो है यहां पर स्टूडेंट हमारे पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी सेटेलाइट डीएनए के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की ऐसी सीक्वेंसेस होते हैं जो कि जीन नहीं कहलाए जाते, यानी जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करते। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेटेलाइट डीएनए। अब देखिए स्टूडेंट, डीएनए के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि ऐसी सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन उनको हम सेटेलाइट डीएनए नहीं कहते, बल्कि ये एक अलग स्ट्रक्चर है। यानी यहां पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसी स्ट्रक्चर को जुदा करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम। सो यहां पर जो डीएनए है, डीएनए की जो सीक्वेंसेस है जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करते, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। अच्छा, सो सेटेलाइट डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, सेटेलाइट डीएनए के अंदर हमारे पास हाईली रिपीटेटिव बेस पेयर्स होते हैं, हाईली रिपीटेटिव, यानी यहां के जो डीएनए सीक्वेंसेस है वो रिपीटेड होते हैं। लेट्स सपोज AAACCC। इसी तरह एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है सेटेलाइट डीएनए के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास एक और रीजन है जिसको हम टीलोमियर कहते हैं, और टीलोमियर जो है, टीलोमियर का रीजन जो है हमारे पास क्रोमेटिड के बिल्कुल एंड पर होता है, एट द टिप ऑफ द क्रोमेटिड। ये है हमारे पास टीलोमियर के रीजन। स्टूडेंट, टीलोमियर जो है, टीलोमियर क्रोमोसोम की प्रोटेक्शन करता है। टीलोमियर, टीलोमियर जो है ये क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से के साथ अटैचमेंट से क्या करते हैं, बचाते हैं। यानी एक क्रोमोसोम को
सेपरेट रखते हैं दूसरे क्रोमोसोम से। तो टेलोमियर का फंक्शन क्या है कि एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से अटैचमेंट से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, देखिए यानी क्रोमोसोम क्या करता है स्टूडेंट, अवॉइड द अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम विद अनदर, यानी एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच होने से बचाता है। इसी तरह टेलोमियर जो है, जब टेलोमियर डैमेज हो जाता है तो फिर क्रोमोसोम जो है स्टूडेंट वो बाकी नहीं रहता। यानी टेलोमियर की मिसाल इसी तरह है, जिस तरह आपने देखा होगा जूतों का फीता। जूतों का फीता आपने देखा होगा जिसके लास्ट पर प्लास्टिक का एक कवर लगा हुआ होता है। लास्ट पर क्या होता है, प्लास्टिक का एक कवर लगा हुआ होता है। अगर इस कवर को आप हटा दें तो ये फीता जो है ये फाइबर्स में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसी तरह लेट सपोज मैंने ये प्लास्टिक कवर एंड से हटा दिया तो अब ये स्ट्रक्चर जो है, ये फीता क्या हो जाएगा, ये इसी तरह थिन फाइबर में डिवाइड हो जाएगा और इसी तरह पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिखर जाएगा। देखिए स्टूडेंट, टेलोमियर जब डैमेज हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे क्रोमोसोम के ऊपर यानी जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में बिगाड़ आते हैं। क्रोमोसोम जो है इंपॉर्टेंट जीन्स को लूज करते हैं और इसी तरह अनवांटेड जीन्स या अनवांटेड सीक्वेंसेस जो है वो क्रोमोसोम में आ जाते हैं, जिसमें जीनोमिक स्टेबिलिटी वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम लूज करते हैं। अगर टेलोमियर जो है वो महफूज नहीं है तो समझो कि क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स है वो जीनोम भी क्या है, अनस्टेबल है। सो हम कह सकते हैं कि टेलोमियर जो है वो क्या करते हैं, दिस इज द वन फंक्शन, दिस इज द अनदर। क्रोमोसोम क्या कर टेलोमियर जो है, टेलोमियर प्रोटेक्ट्स द क्रोमोसोम। स्टूडेंट, लंग्स के सेल में यानी लंग्स के अंदर जो कैंसर काज होता है तो उनमें वहां पर एक फैक्टर ये भी है कि कार्सिनोजिन क्या करते हैं, वो इसी टेलोमियर को डैमेज करते हैं, यानी टेलोमियर वहां पर शॉर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन वगैरह की, तो इससे ये जो टेलोमियर है ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेयर क्रोमोसोम की वो जो जीनोम होते हैं तो उसका जीनोमिक स्टेबिलिटी खराब हो जाती है और जीन जो है ऐसी सीक्वेंसेस आते हैं और इस तरह इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस जो है वो लूज करते हैं क्रोमोसोम, जिसकी वजह से फिर सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाता है। और भी फैक्टर्स है लेकिन उनमें ये भी एक फैक्टर्स है कि क्रोमोसोम का टेलोमेयर जो है वो डैमेज हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रीजन होते हैं। एक हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होता है और एक हमारे पास यूक्रोमेटिक रीजन होता है। लेकिन चूंकि ये हमारे पास एक टिपिकल क्रोमोसोम है, यानी ये स्प्लिट हो सकता है अगर स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर अटैच हो जाए, तो हेट्रोक्रोमेटिक रीजन इन यूक्रोमेटिक रीजन वो हम जो है तब देख सकते हैं जब क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर्स की शक्ल में हो, क्रोमेटिन फाइबर्स की शक्ल में हो। लेकिन क्रोमेटिन फाइबर्स वो जब सेल डिवाइड हो जाता है और क्रोमेटिन फाइबर्स वो खुद को कंडेंस करते हैं, तो फाइनली जो है जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो उस वक्त हमारे पास क्रोमोसोम यूनिफॉर्मली कंडेंस होता है। तो हम इस किस्म के स्ट्रक्चर में यानी क्रोमोसोम जब बन जाए क्रोमेटिन फाइबर से, तो फिर इस किस्म के क्रोमोसोम में हम यूक्रोमेटिक रीजन और हेट्रोक्रोमेटिक रीजन को मतलब क्रोमोसोम को हेट्रोक्रोमेटिक रीजन एंड यूक्रोमेटिक रीजन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर की शक्ल में हो तो फिर वहां पर देखे जा सकते हैं एक हेट्रोक्रोमेटिक रीजन और एक यूक्रोमेटिक रीजन। तो देखते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिक रीजन कैसे कहते हैं और यूक्रोमेटिक रीजन कैसे कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, अगर ये स्ट्रक्चर मजीद कंडेंस हो जाए यानी सुपर कॉइल करें तो इसके बाद ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर वो यूनिफॉर्मली जो है यूनिफॉर्मली कंडेंस होता है। अब यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आएगा कि ये जो है ये रीजन ये हमारे पास हाईली कंडेंस है, जबकि ये वाला रीजन ये लूजली कंडेंस है। तो ये रीजन जो है स्टूडेंट ये हमारे पास है हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। हेट्रोक्रोमेटिक
या हेट्रोक्रोमेटिन इसको कहते हैं। स्टूडेंट इस रीजन की कुछ खुसूसियात है और वो ये है कि ये रीजन जो है स्टूडेंट हमारे पास हाईली पेग्ड होता है। ये रीजन हमारे पास हाईली पेग्ड या मोर कंडेंस होता है। इसी तरह ये रीजन जो है स्टूडेंट हमारे पास डीपली स्टेन होता है। अगर हम डाई का इस्तेमाल करें तो ये रीजन जो है स्टूडेंट ये मोर डार्कर नजर आता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम। अच्छा, तो ये डीपली स्टेन होता है यानी कलर लेता है, ज्यादा कलर लेता है। इसी तरह स्टूडेंट ये वाला रीजन जो है ये हमारे पास जेनेटिकली जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है। जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है मतलब यहाँ के जो जीन्स होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, स्विच ऑफ होते हैं, मतलब वो ऑफ होते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हेटेरोक्रोमेटिन जो है इसके भी टू टाइप्स है। एक रीजन ऐसा है जहां की जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बाज रीजन ऐसा है जिसमें जो जीन्स होते हैं वो हमेशा के लिए स्विच ऑफ होते हैं। तो एक तो जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। दूसरा जो है यहाँ की जो डीएनए है वो डीएनए इज नॉट इजीली एक्सेसिबल, यानी जो एंजाइम डीएनए पर बेंड करते हैं वो एंजाइम जो है यहां पर इजीली बेंड नहीं हो सकते क्योंकि ये रीजन जो है ज्यादा क्या है, कंडेंस्ड है। इसी तरह स्टूडेंट ये रीजन हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली, ये रीजन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ये रीजन हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, यानी यहां पर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज ये आसानी से या बेंड नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ के जो जीन्स होते हैं वो आसानी से ट्रांसक्राइब नहीं हो सकते। तो ये खुसूसियात है हमारे पास हेटेरोक्रोमेटिन का। अब यू क्रोमेटिन पर बात करते हैं। यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन क्या है, हेटेरोक्रोमेटिक के जो खुसूसियात हैं इनका उलट ले ले। लेट्स सपोज ये हमारे पास हाईली पेग्ड होते हैं, तो जो यू क्रोमेटिन रीजन है ये हमारे पास क्या होते हैं, लूजली पेग्ड होते हैं। लूजली पेग्ड होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये हमारे पास डीपली स्टेन हो जाते हैं यानी ज्यादा कलर लेता है। तो ये वाला जो पार्ट है यूक्रोमेटिन ये हमारे पास क्या है, लाइटली स्टेन हो जाता है, लाइटली स्टेन। इसी तरह स्टूडेंट नंबर 3 जेनेटिकली इनएक्टिव ये रहता है और ये वाला जो रीजन है यूक्रोमेटिन ये हमारे पास जेनेटिकली क्या है, एक्टिव है। जेनेटिकली क्या है, एक्टिव है। इसी तरह स्टूडेंट डीएनए यहां पर जो है मुश्किल से क्या है, एक्सेसिबल है फॉर इट्स एंजाइम्स। तो यहां पर हमारे पास क्या है, आसान डीएनए जो है इजीली एक्सेसिबल है। डीएनए इज इजीली accessible for the enzyme which attached with DNA। अच्छा, इसी तरह हेटेरोक्रोमेटिन रीजन जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है, जबकि ये वाला जो यूक्रोमेटिन रीजन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है। अच्छा, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्रोमोसोम के नंबर पर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड होमोजेनिटी यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पर बात करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल को हमने सेलेक्ट किया है एक ह्यूमन के बॉडी से। तो इस सेल में हमारे पास स्टूडेंट 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि सोमेटिक सेल्स जो है
ये हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं, ये हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, इस सेट के अंदर भी हमारे पास 23 क्रोमोसोम और इस सेट के अंदर भी हमारे पास 23 क्रोमोसोम है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास कितने हैं? 46 है, 46। इसमें ये वाला सेट जो है, लेट सपोज ये सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ये हमारे पास फादर की तरफ से आया है, यानी जिस ह्यूमन के बॉडी से हमने ये सेल सेलेक्ट किया है उसी ह्यूमन के फादर की तरफ से हमारे पास ये सेट आया है। इसी तरह इसी ह्यूमन के मदर की तरफ से हमारे पास ये सेट आया है। तो ये वाला सेट हमारे पास क्या है? पैटर्नल है, पैटर्नल साइड। This set of chromosome is from paternal side and this set of chromosome is from maternal side, maternal side। तो अब ये सेल जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? डिप्लॉयड है, क्योंकि इसमें एक सेट जो है वो मैटरनल साइड से है और दूसरा सेट जो है वो पैटर्नल साइड से है। तो डिप्लॉयड कहते हैं टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जिस सेल के अंदर हो उस सेल को हम डिप्लॉयड कहते हैं। और एक सेट जो है वो पैटर्नल साइड से होगा, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मैटरनल साइड से होगा। तो अब ये सेल जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड सेल है। अच्छा, हेप्लॉइड कैसे कहते हैं? हेप्लॉइड के अंदर हमारे पास स्टूडेंट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है? एक सेल है और इसके अंदर हमारे पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। अगर ये इस सेल का मतलब ह्यूमन का अगर हम ले लें हेप्लॉइड सेल, तो ह्यूमन का हेप्लॉइड सेल क्या होता है? गीमीड्स, यानी मर्द के अंदर, मेल के अंदर हमारे पास स्पर्म जो है, स्पर्म्स के जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। उनके अंदर हमारे पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये जो है हमारे पास क्या है? 23 क्रोमोसोम इसके अंदर है। ये हमारे पास हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड। यहां पर देखिए स्टूडेंट 46 क्रोमोसोम है और यहां पर क्या है? 23 है। तो इससे मालूम यह होता है कि हेप्लॉइड के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? हाफ होंगे इस कंपेयर टू द डिप्लॉइड सेल। तो ह्यूमन का जो डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम और ह्यूमन का जो हेप्लॉइड सेल है उसके अंदर हमारे पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट ये जो है, ये सेल जो है ये हमारे पास गिमीट हो सकता है, यानी जो ह्यूमन के हेप्लॉइड सेल है ये हमारे पास गिमीट्स है। तो गिमीट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म जो है, स्पर्म क्या होते हैं? स्पर्म हमारे पास हेप्लॉइड होते हैं, स्पर्म के जो सेल्स होते हैं। और इसी तरह फीमेल के अंदर जो ओवम होता है ये हमारे पास क्या होता है? ये हेप्लॉइड होता है। तो लेट्स सपोज अगर ये ओवम है और ये हमारे पास अगर ये हमारे पास स्पर्म का सेल है तो यहां पर भी क्या है? 23 क्रोमोसोम है, यहां पर 23 क्रोमोसोम और यहां पर भी 23 क्रोमोसोम है। अब ये दोनों, इन दोनों के मिलाप से क्या बनता है? ये दोनों जब मिल जाए तो जाइगोट बनाता है, फिर एम्ब्रियो, फिर इसी तरह ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होगा, क्योंकि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो जाइगोट बनता है या जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो उनके सेल्स जो है वो क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि एक ये है और एक ये, दोनों के मिलाप से क्रोमोसोम की तादाद 46 हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पोलीप्लॉइड पर, पोलीप्लॉइड सेल। और पोलीप्लॉइडी का जो फिनोमेना है वो हमारे पास एनिमल्स में बहुत ही रियरली पाया जाता है, जबकि प्लांट्स के अंदर ये ज्यादा होते हैं। जिस तरह पोटैटो है, आलू के अंदर उनके क्रोमोसोम्स हेक्साप्लॉइड होते हैं, यानी अगर पोटैटो के सेल को देखें तो पोटैटो के सेल में हमारे पास 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर 2 सेट्स है, वहां पर 6 सेट्स होते हैं, इसी तरह 4 सेट्स भी हो सकते हैं। तो पोलीप्लॉइड जो है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है तो इसके अंदर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वो मोर देन 2 होते हैं।
यहां पर अगर 4 सीड्स है तो ये टेट्राप्लॉइड होगा, टेट्राप्लॉइड। इसी तरह अगर यहां पर 6 सीड्स है तो फिर वो हेक्साप्लॉइड होगा। और ये प्लांट्स में यानी पॉलीप्लॉइडी का जो फिनोमेना है वो प्लांट्स में ज्यादा पाया जाता है। अच्छा सुन, अब इस सेल का यानी जो टेट्राप्लॉइड है या हेक्साप्लॉइड है, इसका हेप्लॉइड किस तरह होगा? देखिए, लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास यानी ये जो प्लांट है यानी प्लांट का सेल है, तो इसका हेप्लॉइड किस तरह होगा? इसके हेप्लॉइड में चूंकि हेप्लॉइड कहते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हाफ को, तो लेट्स सपोज अगर हम देखिए यहां पर हमारे पास 13 क्रोमोसोम है लेट्स सपोज, और यहां 13 है, 13 और यहां पर भी 13, तो टोटल कितने हुए? 12 इन 1 2 3 4 5, 52 क्रोमोसोम। तो अब इस सेल में इसके क्या होंगे? हाफ होंगे। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि यहां पर 4 सेट्स हैं तो यहां पर 2 सेट्स होंगे, लेकिन एक सेट के अंदर क्रोमोसोम बराबर होंगे। यहां पर इस सेट में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने इस सेट में भी होंगे, लेकिन फर्क सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का है। तो यहां पर स्टूडेंट क्या है, यहां पर 4 सेट्स है तो यहां पर हेप्लॉइड के अंदर 2 सेट्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या है? इस सेल का हेप्लॉइड है, यानी जिस प्लांट का ये सेल है उस प्लांट के जो हेप्लॉइड सेल्स है उनके अंदर हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अच्छा, अब यहां पर स्टूडेंट एक और टर्म इस्तेमाल किया जाता है और वो है हमारे पास मोनोप्लॉइड का। मोनोप्लॉइड और हेप्लॉइड में क्या फर्क है? मोनोप्लॉइड हमारे पास एक कंप्लीट सेट के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी तादाद को हम क्या कहते हैं? मोनोप्लॉइड। और हेप्लॉइड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हाफ को हम कहते हैं हेप्लॉइड। तो देखिए स्टूडेंट, डिप्लॉइड की सूरत में यानी ये सेल हमारे पास डिप्लॉइड है, तो इसका हेप्लॉइड क्या है? इसके अंदर सिर्फ 1 सेट है, तो इसी 1 सेट के अंदर जो क्रोमोसोम है इसी को हम मोनोप्लॉइड भी कहते हैं। तो हेप्लॉइड की डिप्लॉइड की सूरत में हेप्लॉइड यानी ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है उनके हेप्लॉइड में हमारे पास क्या होते हैं? मोनोप्लॉइड और हेप्लॉइड दोनों एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर हम इसको हेप्लॉइड कह दे या मोनोप्लॉइड कह दे तो ठीक है, क्योंकि हेप्लॉइड भी इसका क्या है? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसी तरह मोनोप्लॉइड भी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब फर्क जो है यहां पर हम जान सकते हैं। यहां पर देखिए 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉइड के अंदर, तो इस ऑर्गेनिज्म के हेप्लॉइड के अंदर हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। जबकि मोनोप्लॉइड हमारे पास 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो मोनोप्लॉइड इसका क्या होगा? मोनोप्लॉइड इसका 1 कंप्लीट सेट होगा। तो लेट सपोज अगर 1 कंप्लीट सेट में हमारे पास 13 क्रोमोसोम है तो यहां पर 13 क्रोमोसोम होंगे। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मोनोप्लॉइड का, मोनोप्लॉइड। अच्छा स्टूडेंट, अगर यहां पर 2 सेट्स और भी हैं, लेट सपोज अगर ये हेक्साप्लॉइड है, अगर ये हेक्साप्लॉइड है तो फिर इसका मोनोप्लॉइड क्या होगा? मोनोप्लॉइड यही होगा, लेकिन इसका जो हेप्लॉइड है तो हेप्लॉइड के अंदर यहां पर 3 सेट्स होंगे, और ये है इसका हेप्लॉइड सेल। अच्छा सुन, अब हम क्रोमोसोम की होमोजेनिटी को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट, हमने एक ह्यूमन का सेल उठाया, ये हमारे पास एक ह्यूमन सेल। तो अब लेट्स सपोज ये हमारे पास है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 5 6। इसी तरह लेट्स सपोज ये पैटर्नल साइड से है यानी फादर की तरफ से है, और ये क्रोमोसोम हमारे पास लेट्स सपोज मदर की तरफ से है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5, दिस क्रोमोसोम इज ऑन 6। अच्छा, अब स्टूडेंट होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे कहते हैं? देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम, लेट्स सपोज अगर यहां पर ये क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम नंबर 1, और इस सेट से हमने उठाया क्रोमोसोम नंबर 1, इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर दूंगा। ये है मैटरनल साइड से, यानी ये हमारे पास फादर साइड से है, पैटर्नल साइड से, और ये सेट जो है ये हमारे पास मैटरनल साइड से है, मदर की तरफ से, मैटरनल और मदर की तरफ से है।
अब देखिए स्टूडेंट, मैंने पैटर्नल साइड से जो सेट है क्रोमोसोम का, उसी भी क्रोमोसोम नंबर 1 उठाया, और जो मैटरनल साइड से है उसी भी क्रोमोसोम नंबर 1 को उठा लिया। अब देखिए स्टूडेंट, होमोजेनिटी के लिए क्या जरूरी है, यानी 2 क्रोमोसोम होमोलोगस कब होंगे। देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है स्टूडेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो है स्टूडेंट, सेम शेप, इनका शेप जो है स्टूडेंट क्या होगा, सेम होगा, सेम शेप। इसी तरह नंबर 2, सेम साइज, सेम साइज होगा इसका। इसी तरह स्टूडेंट्स, सेम सेंट्रोमेयर, और इसी तरह सेम जीन्स लोकेशन, सेम जीन लोकेशन। देखिए स्टूडेंट, ये सेम साइज एंड शेप, ये तो सिंपल बात है। सेंट्रोमियर, सेम सेंट्रोमियर, अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम नंबर 1 जो पैटर्नल साइड से है, अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल पर है, तो पैटर्नल से मैटरनल साइड से जो इसका होमोलोगस है, तो उसका भी सेंट्रोमियर मिडल पर ही होगा। इसी तरह सेम जीन्स लोकेशन, सेम जीन्स लोकेशन का क्या मतलब है, लेट्स सपोज यहां पर जो पैटर्नल साइड से क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर इसका यहां पर एक जीन है, और ये जीन क्या करता है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या करता है, अगर ये जीन हमारे पास हेयर कलर को कंट्रोल करता है, अगर ये जीन हमारे पास हेयर के कलर को कंट्रोल करता है, तो मैटरनल साइड से जो क्रोमोसोम है, उसी क्रोमोसोम की इसी पोजीशन पर क्या होगा, जीन होगा, जो कि क्या करेगा, हेयर के कलर को डिटरमाइन करेगा, हेयर के कलर को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये जो जीन्स है, ये डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेट एक ही को कंट्रोल करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास हेयर कलर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, तो ये वाला जीन भी इसी लोकेशन पर है मैटरनल क्रोमोसोम में, और वो भी क्या करते हैं, वो भी हेयर कलर को डिटरमाइन करता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो जीन है, ये हेयर के कलर को डिटरमाइन करेगा एज ब्लैक, ब्लैक कलर को डिटरमाइन करेगा, और ये वाला जो जीन है, ये हमारे पास हेयर के कलर को ब्राउन या रेड जो है वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो इस सूरत में कि जब ये जीन और ये वाला जीन ये हेयर के कलर को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन डिफरेंट कलर को डिटरमाइन करते हैं हेयर के, तो इस सूरत में हमारे पास ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, यानी ये अलील्स है, ये और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अलील्स है। तो अब ये जो है हेयर के कलर को दोनों डिटरमाइन करते हैं, लेकिन एक हमारे पास ब्लैक कलर डिटरमाइन करता है, ब्लैक कलर, और ये वाला जो है ये हमारे पास ब्राउन कलर डिटरमाइन करता है, तो डिफरेंट है। तो इस सूरत में हम ये दो अलील्स जो है, इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। इसी तरह अगर ये सेम फंक्शन परफॉर्म करता, मतलब सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन एक हेयर के कलर को ब्राउन डिटरमाइन करता है और दूसरा ब्लैक, अगर इस तरह होता कि दोनों ब्लैक डिटरमाइन करता, तो इस सूरत में ये फिर हमारे पास ये अलील्स होते, एक दूसरे के अलील्स होते, लेकिन अलील्स के टाइप है होमोजाइगस होते, होमोजाइगस, यानी एक ही फंक्शन को, एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं और एक ही मैनर में डिटरमाइन करते हैं, यानी ये भी ब्लैक कलर को डिटरमाइन करता है और ये भी ब्लैक कलर को डिटरमाइन करता है, तो फिर ये होमोजाइगस होता। इसी तरह स्टूडेंट हम बात करते हैं होमोजेनिटी की, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो इसी तरह स्टूडेंट, अगर यहां पर हमारे पास एक जीन है और वो हमारे पास ईयर लोब के स्ट्रक्चर को, यानी हमारे पास ये ईयर लोब भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिटेच होते हैं और एक अटैच्ड होते हैं। तो अगर ये वाला जीन ईयर लोब को कंट्रोल करता है, तो यहां पर इसी पोजीशन पर यहां पर हमारे पास एक जीन होगा जो कि इसी ट्रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम। आज हमने क्रोमोसोम को डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस किया, और आज के लिए इतना ही काफी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।